अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम टेस्ट नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सैटेलाइट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट। तो जब कोई सैटेलाइट हमारी ज़मीन को ऑर्बिट करती है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब है वर्क डन ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 किलोग्राम ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस and acted by constant force if block is displaced by 100 meter in just 5 seconds, find the work done। तो इसमें मैंने डेटा निकाली है। मास 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस 100 मीटर है, टाइम 5 सेकंड है, वर्क डन चाहिए। इसके लिए हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करूँगा और जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्सेलरेशन 8 आएगी। अब फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास को जब एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स 80 आ गया और वर्क एफ इंटू डी है तो वर्क हमारा 8000 जूल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क इट मीन्स। जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v बाय डूइंग वर्क w, find how much additional work is required to accelerate it further to velocity 2v। ये याद रखें कि अगर वेलोसिटी पहले से डबल करनी है तो जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो हमें 3 टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम कहेंगे 3w। एक हिंट है, 50 kg man runs up a stair, the height of each step is 25, if total work done by man while running up the stair is 1250 joule, find the number of steps the stair has। तो यहाँ पर मैंने डेटा निकाली है कि मास 50 है, हाइट एक स्टेप की 25 सेंटीमीटर यानी 0.25 है, वर्क 1250 है और हमें नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करने हैं। तो वर्क बराबर होगा NmgH। तो यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए तो W/mgh। तो हमें वैल्यू जब हमने रखा तो टोटल हमें स्टेप्स का पता चला कि 10 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश फुट पाउंड पर सेकंड। तो ये तो सबको पता है कि 1 हॉर्स पावर में 550 फुट पाउंड पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। तो बिल्कुल सही है। टोटल वर्क डन इन किलोज पाथ इज 0, बिल्कुल सही है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक, ये गलत है। जितना पोटेंशियल में लॉस होगा उतना काइनेटिक में गेन होगा, तो इसलिए 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन रोड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि कार की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है जितना कार पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, नेगेटिव वर्क फ्रिक्शन करेगी उतना ही वर्क उस पर इंजन कर रही है, तो नेट वर्क जो कार पे है वो 0 है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमेशा वर्क डन के बराबर होगी, तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ऑफ मास m इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v आफ्टर टाइम t, फाइंड इट्स एवरेज पावर। तो पावर इज वाट वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क किसके बराबर होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2m vf² माइनस vi²/t। इसकी डेटा मैंने निकाल के रखी है। इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 है, अगर हम पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा mv²/2t। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। देखो, मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी होता है और एक्सेलरेशन है, अगर हम m के साथ a मल्टीप्लाई करें तो ये फोर्स बन गया और बाकी मोमेंटम से वेलोसिटी बच गई। तो फोर्स और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होगी इसको हम पावर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एन एलिवेटर लिफ्ट्स 5000 weight from ground to certain cliff with a speed of 20 meter per second in 5 seconds. The power of elevator is dash। सो पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स इतना ही लगेगा जितना वेट लग रहा है, तो पावर आ गया 5000 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 10,000। और हाइट की अगर पूछेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्टेंस हमेशा v इंटू टी होता है, तो वेलोसिटी जहाँ पे 20 है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भाई लॉरी
lorry and motorbike are moving with same kinetic energy and same retarding force is applied, then अब लॉरी का मास ज़्यादा होता है यानी वो मैसिव बॉडी है और मोटर बाइक जो है वो लाइटर बॉडी है। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और अगर हम इन दोनों पे सेम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो रुकने का डिस्टेंस तो सेम होगा, पर क्योंकि लॉरी और मोटर बाइक की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम ज़्यादा हेवी बॉडी का होगा यानी लॉरी का, तो वो रुकने में ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसलिए हम कहेंगे लॉरी एंड मोटर बाइक विल बी स्टॉप्ड एट सेम इंस्टेंट। ये गलत है, सेम टाइम पे नहीं रुकेंगी, लॉरी बाद में रुकेगी। लॉरी एंड मोटर बाइक विल स्टॉप्ड आफ्टर कवरिंग सेम डिस्टेंस, यस, रुकने का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है। लॉरी विल टेक लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, ये भी सही है, तो 2 भी सही है, 3 भी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडर व्हाट कंडीशन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ मासेस तब होगा जब दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम इक्वल होंगे, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाय 10% देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। ये मैंने फार्मूला लिखा है। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज अगर पूछेंगे तो जितना परसेंटेज मोमेंटम में हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे 10 को 10 से, मोमेंटम परसेंटेज जितना भी बढ़ा उसको 10 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी p²/2m के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ बॉडी इज हाफ्ड देन। अगर देखें काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है और मोमेंटम से सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो अगर हम स्पीड को हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, जिसको हम क्वार्टर कह सकते हैं, और अगर हम स्पीड को हाफ करेंगे तो मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड वाज स्टॉप्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस x बाय अप्लाइंग फोर्स F। नाउ द सेम बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2v एंड बीइंग स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फोर्स F/2 देन डिस्टेंस। देखें बॉडी को रोकने के लिए हम जितना भी वर्क करेंगे ना वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहले हमने बॉडी को रोकने के लिए वर्क किया Fx जब उसकी वेलोसिटी v थी। अब लाजमी है वेलोसिटी पहले से डबल हो गई तो अब उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से 4 मरतबा ज़्यादा हो जाएगी, यानी अब जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो 4Fx करना पड़ेगा, पर अब जो वर्क में हम फोर्स लगा रहे हैं वो पहले से हाफ लगा रहे हैं F/2, तो इसलिए रुकने का जो डिस्टेंस होगा वो 8x हो जाएगा। Question number 19, two perpendicular forces 8 Newton, 6 Newton are acting on 5 kg block resting on frictional surface. Find the kinetic energy of block after 2 seconds. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² है, उसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड के बाद, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स जब दो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट रेडिकल F1² प्लस F2² से मिलेगा। सो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 10 आ गया, एक्सेलरेशन फोर्स अपन मास है तो 2 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी हमें 2 सेकंड के बाद 4 मिल गई। अब हमने फार्मूला यूज़ किया 1/2mv², तो यहाँ से जवाब आ गया 40। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन सरफेस एंड एक्टेड बाय 100 न्यूटन फोर्स विच डिस्प्लेस इट बाय 5 मीटर। इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 30, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक जो होगी ना वो नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक होगी। तो यहाँ पर फोर्स तो हम 100 लगा रहे थे पर फ्रिक्शन 30 थी, इसलिए नेट फोर्स हमें मिला 70 और डिस्प्लेसमेंट आया 5, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी 350 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, इफ सडनली अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट अफेक्टिंग इट्स मास, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी। तो देखें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फार्मूला लिखा है -GMME/RE, और यहाँ से पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी रेडियस ऑफ अर्थ से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी, तो रेडियस अगर हाफ हो गया है तो पोटेंशियल एनर्जी पहले से डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज न्यूमेरिकली 4 टाइम्स ऑफ इट्स मोमेंटम देन इट्स स्पीड। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ मोमेंटम के बराबर हो गई है तो हम पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के 4F, मास से कैंसिल, वेलोसिटी से कैंसिल, ये जो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की डेटा थोड़ी गलत है इसलिए मैंने इसको ग्रेस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, अ काइनेटिक स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड
can reach to height h. Find the point from the ground when its kinetic energy is only 1/3. देखें काइनेटिक एनर्जी अगर 1/3 उसकी है तो इसका मतलब है उसने 2/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी उसने लॉस कर दी उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन की। तो इसके पास इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो mgh है। अगर इसका 2/3 हम लॉस निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा mg से कैंसिल, तो h x जो होगा वो 2/3h होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, तो इसका फार्मूला है -GMEM/RE। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अ फोर्स F = 5x इज एक्टिंग ऑन बॉडी विच डिस्प्लेस इट फ्राम x = 2 टू x = 6। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। तो देखें ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा तो हम उसको वेरिएबल फोर्स कहते हैं, और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला है एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एवरेज फोर्स निकालने के लिए हमें इनिशियल फोर्स चाहिए और फाइनल। इनिशियल फोर्स के लिए हम इनिशियल डिस्टेंस रखेंगे तो 10 आएगा, और फाइनल के लिए हम फाइनल डिस्टेंस रखेंगे तो 30 आएगा। तो बाय द वे एवरेज फोर्स आ गया 20। अब वर्क डन होगा एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें 4 आ गया तो टोटल 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 है स्प्रिंग हैज़ फोर्स कांस्टेंट k इफ़ नाउ स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस देन वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ईच पीस विल बी। देखें स्प्रिंग के जितने आप पार्ट्स करेंगे ना उतना k का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो k डैश n k हो जाएगा यानी 4k। क्वेश्चन नंबर 28 है अ स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर is hanged when 10 kilogram block is attached with it, the length of spring becomes 50 then original length of spring। तो देखें कि यहाँ हमें दिया गया है, मास दिया गया है, हमें फाइनल लेंथ दी गई है 50। सबसे पहले हम एक्सटेंशन निकालेंगे हुक्स लॉ से, W = kx, W = mg, तो 10 × 10, k का वैल्यू हमें दिया गया है तो यहाँ से हमें x पता चला 0.1 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि फ़ाइनल लेंथ जो होगी वो ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन होगा। फ़ाइनल लेंथ 50 है, एक्सटेंशन 10 है, तो यहाँ से हमने L0 फाइंड करना है तो 40 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब x 0 होता है तो मतलब हम मीन पोजीशन पे होते हैं और टोटल एनर्जी काइनेटिक होती है, और जब हम एक्सट्रीम पे होते हैं तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल होती है, और टोटल एनर्जी पार्शियली काइनेटिक और पार्शियली पोटेंशियल होती है जब हम x 0 और x0 के बीच में होते हैं। तो सारे ऑप्शन सही है इसलिए डी होगा। 30 है अब लैब इंजीनियर हैज़ 2 स्प्रिंग कांस्टेंट k1 = 2 times of k2 and 2 blocks such that m1 = 2 m2। which arrangement will give him a मास स्प्रिंग ऑसिलेटर ऑफ लॉन्गर पीरियड। देखें पीरियड जो स्प्रिंग का होता है वो मास से डायरेक्टली है और k से इन्वर्सली है, तो इसलिए हम वो स्प्रिंग उठाएंगे जिसका k कम हो, तो k कम जो है वो दूसरे स्प्रिंग का है यानी k2, और मास हम ज़्यादा उठाएंगे तो मास ज़्यादा m1 का है, तो इसलिए हम स्प्रिंग वो उठाएंगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, और मास वो ब्लॉक वो उठाएंगे जिसका मास ज़्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 4 इफ़ इट्स एम्पलीट्यूड इज़ 2 मीटर फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये रिलेशन है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर है मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x0, तो सॉल्व किया तो 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव गिव्स। देखें जब वेलोसिटी को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा यानी कि वेव लेंथ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 33 व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चेंज। जब वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो स्पीड भी चेंज हो जाती है, वेव लेंथ भी चेंज हो जाती है, पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 34 इन ट्रेवलिंग वेव एट क्रेस्ट एम्पलीट्यूड इज टेकन एज। तो क्रेस्ट हमेशा मीन पॉइंट से अबव होता है तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है अ कैप्टन नोटिस डेट 1200 वेव्स आर क्रॉसिंग एट अ पॉइंट इन 1 मिनट इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इज 5 फाइंड द स्पीड ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1200 को हम 60 सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का पता चला 20। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट है इसको वेव लेंथ कहते हैं, तो वेव लेंथ मतलब 5 है,
तो मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी लेमडा इंटू एफ होता है, तो वेलोसिटी हमें पता चल गई कि भाई 100 होगी। क्वेश्चन नंबर 36 है इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड। तो फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल होती है, फेंटेस्ट साउंड उसको कहते हैं जो सुनने में, उसके बाद फिर हमें सुनने में नहीं आएगा, और उसकी इंटेंसिटी लेवल जो है वो 0 dB है। क्वेश्चन नंबर 37 है डैश मेक सेंस बिटवीन ग्रेव एंड शिल साउंड। तो ग्रेव और शिल साउंड का जो डिफरेंस है हम इसको पिच कहते हैं, तो हम इसको पिच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर रादर देन ड्राई एयर, दिस इज ड्यू टू। तो साउंड जो है वो तेज़ी से मॉइस्ट एयर में जाता है, मॉइस्ट एयर में ट्रेवल करता है, क्योंकि मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी है वो लो है। क्वेश्चन नंबर 39 है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज़। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड साउंड की किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला है 332 प्लस 0.6 टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर 30 दिया गया है, तो हमने किया तो भाई 350 आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर देन। अगर कोई सोर्स लिसनर से दूर जाता है तो पिच डिक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगी, पर जब लिसनर मूव करेगा तो वेवलेंथ पे फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। अ स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ देन स्टार इज सेड टू बी अंडरगोइंग। देखें, स्टार जब अर्थ से दूर जाता है तो हम इसको टेक्निकली रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ पहले से ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज टाइड बिटवीन टू एंड्स। इफ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इनटू 5 लूप्स देन वेवलेंथ 5 लूप्स देन डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड। तो सबसे पहले तो हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे। वेवलेंथ का जनरल फार्मूला 2L/n है, तो वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर आ गई, और आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड जो होता है वो λ/4 होता है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 अ लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स एट स्पीड 1/5 स्पीड ऑफ साउंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। देखो, परसेंटेज में जब भी दिया जाए तो जितनी परसेंटेज से लिसनर करीब आएगा उतनी परसेंटेज से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो 1/5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20% होगा। क्वेश्चन नंबर 44 फॉर प्रोड्यूसिंग बीट्स टू साउंड वेव ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम मस्ट हैव। तो बीट्स तब बनेंगी जब फ्रीक्वेंसी के बीच में थोड़ा सा फ़र्क होगा। क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज़ केपेबल टू प्रोपोगेट इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, तो वो लाइट वेव है। 46 है व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ इंक्रीज देन। जब एयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वेवलेंथ स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से वेवलेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। 47 है फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ लेस देन 20 हर्ट्स। तो जिस लॉन्गिट्यूडनल वेव की फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स होती है हम उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, और इंफ्रासोनिक जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 48 है 4 से 2i-3j प्लस 4k इज अप्लाइड ऑन बॉडी विच डिस्प्लेस इट फ्राम 246 टू 432 फाइंड दी वर्क डन। तो यहाँ से मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 2i-j-4k, और वर्क डॉट प्रोडक्ट है तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x कंपोनेंट से, y कंपोनेंट y से, z से। तो 2 इंटू 2 -3 इंटू -1 4 इंटू -4, तो जवाब आ गया -9। क्वेश्चन नंबर 49 है अ कुली हुज हाइट इज़ 6 फीट कैरीज 80 न्यूटन ब्रिकेस ऑन हिज हेड एंड रन्स स्लोली फॉर 3 सेकेंड्स। देखें, कुली अगर अपने सर पे कोई भी बॉक्स लेकर घूमेगा तो वो हमेशा ज़ीरो वर्क करेगा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 50 है द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस ट्वाइस एम्पलीट्यूड आर ग्रेटर देन इंडिविजुअल। तो इस इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड डबल या ग्रेटर देन इंडिविजुअल होता है। 51 है एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एंड फाइनली मोशन स्टॉप्स। तो हम इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है द मास ऑफ द पेंडुलम इज हाफ एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज डबल्ड। तो पेंडुलम का जो पीरियड होता है ना मास पे डिपेंड करता है ना एम्पलीट्यूड पे, तो रिमेन सेम। दूसरा सवाल है कि अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड t, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू मूव फ्राम x = 0 टू x = 1/2x0।
मतलब ये सवाल कह रहा है कि मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम, तो मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम आप T/12 में जाते हैं और एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन आप T/6 में जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन T/12 होगा। ट्रांसफ़र वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू, तो ट्रांसफ़र वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से प्रोपोगेट हो सकती हैं। इस तरह से हमने टेस्ट नंबर 2 को एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट नंबर 3 को भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।